नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राम किंकर बैच के बारे में और ये आर्टिस्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राम किंकर बैच ये प्रमुख रूप से मूर्तिकार हैं। इन्होंने मूर्तिकला और चित्रकला दोनों क्षेत्र में काम किया है, लेकिन ये फेमस किस लिए हैं, इनको प्रसिद्धि किस लिए मिली है, तो मूर्तिकार के रूप में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इनका जो टाइम पीरियड है 1906 या 1910 से 1980 ईस्वी। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ बुक्स में आपको 1906 मिलेगा, कुछ में 10 मिलेगा, तो दोनों टाइम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, दोनों को आप ध्यान रखिएगा। 1906 या 10 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनका टाइम पीरियड है। अब आगे इनके बारे में हम डिटेल से सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है जन्म व शिक्षा। तो शांति निकेतन में किंकर दा के नाम से प्रसिद्ध राम किंकर बैच का जन्म सन 1906 में बंगाल राज्य के बांकुरा जिले के जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था। यानी कि शांति निकेतन में इन्हें किंकर दा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इनका जन्म 1906 में बंगाल राज्य के बांकुरा जिले के जुग्गीपाड़ा नामक गांव में हुआ था। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है यानी शुरुआत की, वो बांकुरा शहर में ही हुई थी और वहीं पर इनमें कला के प्रति जो रुचि है वो जागृत हुई। इनकी प्रतिभा को सर्वप्रथम मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने पहचाना और 1925 में कला की शिक्षा हेतु शांति निकेतन के कला भवन में भेज दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, शांति निकेतन में, शांति निकेतन के कला भवन में। और जहाँ पर नंदलाल बसु जैसे कला विशेषज्ञ के सानिध्य में इन्होंने कला शिक्षण ग्रहण किया, कला की शिक्षा ग्रहण की। तो कला की शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से ली थी और इनके कला गुरु कौन थे, तो नंदलाल बोस। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे समझिएगा, शांति निकेतन के अन्य कार्यक्रमों जैसे कि संगीत, नाटक और कविता, इसमें भी वो आनंद लेते थे और भाग लेते थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें शांति निकेतन में ही मूर्ति शिल्प विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो शांति निकेतन से ही इन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ाई जब इनकी कंप्लीट हो जाती है तो वहीं पर यानी शांति निकेतन में ही मूर्ति कला विभाग में इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर आगे समझिएगा, ये फक्कड़ तथा कभी न थकने वाले, न चिढ़ने वाले तथा चिंता मुक्त स्वभाव के व्यक्ति थे। वे सदैव हंसमुख रहते थे और धन अथवा यश से उनमें कोई विकार नहीं आया। यानी ये इतने प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, लेकिन फिर भी इतना फेमस होने के बाद भी वो कैसे रहते थे, बहुत हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। आगे समझिएगा, एक सफल मूर्तिकार के रूप में राम किंकर बैच को। देखिए, ये मूर्तिकार और चित्रकार दोनों हैं, तो दोनों को अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी मूर्ति कला के बारे में। तो राम किंकर ने चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला भी सीखी और इन दोनों विधाओं का पूर्ण विकास उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार किया। उनका मानना था कि अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए और उसे सांचे में ढालना चाहिए, पत्थर, लकड़ी, लोहा इत्यादि काटना चाहिए। इत्यादि कार्य जब तक वह स्वयं नहीं करेगा तब तक वह इस कला में निपुण नहीं बन सकता है। तो राम किंकर बैच का मानना ये था कि एक आर्टिस्ट, मूर्तिकार बनने के लिए स्वयं से मिट्टी बनानी चाहिए, यानी मिट्टी को गूंथना चाहिए, सांचे में उसे ढालना चाहिए, पत्थर, लकड़ी, लोहा इत्यादि स्वयं से काटना चाहिए, तभी वो एक निपुण जो कलाकार है या फिर निपुण मूर्तिकार बन सकता है।
आगे समझिएगा, रामकिंकर बैज चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे। इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया और इसके बाद वे कला भवन के सदस्य और बाद में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ये वही पॉइंट है जो अभी आपको ऊपर बताया गया था कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से, और वहीं पर मूर्ति शिल्प विभाग में ये अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। सन 1935 ईस्वी से उनकी रचनात्मक प्रतिभा का विकास होने लगा। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सन 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के खुले आकाश में उन्होंने सीमेंट और कंक्रीट से सांथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प का निर्माण किया। तो इनकी जो मूर्ति है सांथाल फैमिली, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये 427 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी काफ़ी बड़ी है। और इनके द्वारा निर्मित अन्य मूर्तियां भी शांति निकेतन में यत्र तत्र सुसज्जित हैं। तो इनके जो मूर्ति शिल्प हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 427 सेंटीमीटर ऊंची ये मूर्ति है सांथाल फैमिली। तो ये किसी म्यूजियम में नहीं है बल्कि शांति निकेतन में ही खुले आसमान के नीचे स्थित हैं। फिर अगला पॉइंट है, इसके बाद दोपहर की विश्रांति में श्रमिक और मेहनतकश किसानों का सजीव एवं यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। एक और मूर्ति शिल्प यहाँ पर है, दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है ये 24 फीट ऊंची है और पत्थर की इन्होंने 2 मूर्तियां बनाई, यानी यक्ष यक्षिणी, ये मूर्ति पत्थर की है और 24 फीट ऊंची है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखी हुई है। तो इस मूर्ति को आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, ये शांति निकेतन में नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखी हुई है। फिर आगे समझिएगा, जब रामकिंकर बैज ने टैगोर का पोर्ट्रेट तैयार किया तब स्वयं टैगोर ने कहा था कि रामकिंकर आप पीछे पलटकर मत देखो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये पोर्ट्रेट बहुत ही सुंदर था और इस मूर्ति के लिए जितना लिखा जाए कम है। और फिर किंकर आगे बढ़ते गए और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टैगोर का पोर्ट्रेट यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का ये पोर्ट्रेट है और ये भी मूर्ति है, ध्यान रखिएगा, ये चित्र नहीं है, ये मूर्ति शिल्प ही है। और अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रमुख रूप से क्या है, मूर्तिकार हैं, स्कल्पचर हैं। सीमेंट, प्लास्टर, कंक्रीट और पत्थर से उन्होंने अनेक मूर्तियां तैयार की। यानी मूर्तियों का माध्यम क्या है, तो ये मूर्ति बनाते थे सीमेंट में, पत्थर, प्लास्टर और कंक्रीट, इन सब से इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। और इनकी जो मूर्तियां हैं ये प्रायः प्रफुल्लित जीवन यानी खुशहाल जीवन, शक्ति से भरपूर विकासशील जीवन के विषयों को ही इन्होंने मूर्तिमान किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामकिंकर बैज की जो मूर्तियां हैं उनका विषय क्या है, उनमें क्या दिखाया गया है, तो इन्होंने प्रफुल्लित जीवन को, शक्ति से भरपूर और विकासशील जीवन को ही मूर्तिमान किया है। और अगला पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर रामकिंकर बैज ने कहा है कि देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने से पूर्व देवी देवताओं को मन में आसन दो, वरना मूर्ति तो कलाकार सरस्वती की भी गढ़ता है और उसके मन में क्या होता है, राक्षस। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे हैं तो आपके मन में भी उसी प्रकार के पवित्र भाव होने चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं इनके चित्रण कार्य के बारे में, इनकी चित्रकला के बारे में। तो रामकिंकर बैज का चित्रण कार्य, रामकिंकर बैज ने आरंभ में जल रंगों में लघु चित्र बनाए, यानी स्टार्टिंग में इन्होंने काम किया है जल रंग में, किंतु शीघ्र ही इन्होंने तैल रंगों को अपना लिया और इसी माध्यम में अनेक प्रयोग किए। व्यक्ति चित्र, डिजाइन, लताएं, भवन, प्राकृतिक दृश्य आदि सभी को उन्होंने चित्रित किया है। व्यक्ति चित्रों में रामकिंकर बैज ने बैठे हुए व्यक्ति का स्वभाव उतार दिया है, यानी बहुत ही सुंदर इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए हैं। जैसा व्यक्ति सामने बैठा होता है सेम इन्होंने वैसे ही चित्र में भी उसका जो स्वभाव है वो उतार दिया है। इनके चित्रों में लोक कला तथा शास्त्रीय कला का समन्वय देखने को मिलता है, यानी लोक कला और शास्त्रीय कला का इनके चित्रों में मिश्रण है। समन्वय का अर्थ होता है मिश्रण।
और उनकी कृतियों में जीवन की सौंदर्य, पूर्णता, आस्था और दृढ़ विश्वास की छाप है। संयोजनों, विशेष रूप से दृश्य चित्रों में विस्तार, वातावरण तथा ढांचों की स्थूलता को प्रभावशाली रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने दैनिक जीवन के विषयों को तूलिका, रेखाचित्र, ब्रश एवं ड्राइंग्स के माध्यम से अंकित किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकला में इन्होंने क्या विषय चुने हैं, तो दैनिक जीवन के जो भी दृश्य होते हैं उनको इन्होंने बनाया है। और तूलिका का अर्थ ब्रश होता है, ध्यान रखिएगा इसे। फिर आगे समझिएगा अगला पॉइंट, रामकिंकर बैच का जो जल रंगों का काम है वो विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता है। विनोद बिहारी मुखर्जी ये एक फेमस आर्टिस्ट हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी एक फेमस आर्टिस्ट हैं। और रामकिंकर बैच का जो जल रंगों का काम है वो विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता है। और उनका चित्रकला तथा मूर्ति शिल्प का समस्त कार्य प्रकृति के अत्यंत समीप है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका जो भी चित्रकला का काम हो या फिर मूर्ति कला का काम हो वो प्रकृति के, नेचर के बहुत समीप है। वे अपने चारों ओर के तत्काल के वातावरण और लोगों का ही अंकन करते थे, यानी उस समय का जैसा वातावरण था, जैसा समाज था, उसी का इन्होंने अपने चित्रों में, अपनी मूर्तियों में चित्रण किया है। और इसी से इन्होंने शांथाल लोगों के जीवन तथा वीर भूमि की प्राकृतिक शोभा का चित्रण किया है। वीर भूमि ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और सांथाल ये पश्चिम बंगाल की जनजाति है। तो इन्होंने सांथाल लोगों के जीवन और वीर भूमि की जो प्राकृतिक शोभा है उसका इन्होंने चित्रण किया है। मानवाकृतियों में ये गति पर अत्यधिक बल देते थे, यानी जो मानवाकृतियां इन्होंने चित्रित की हैं उसमें इन्होंने गति दिखाई है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर प्रदर्शनियां, यानी रामकिंकर बैच के चित्रों की जो प्रदर्शनियां हैं वो किन स्थानों पर आयोजित हुई हैं। तो उनकी पहली एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में 1942 में आयोजित हुई। इनकी जो पहली एकल प्रदर्शनी है वो नई दिल्ली में हुई। कब हुई? 1942 में। और इनकी कुछ अन्य प्रदर्शनियां हैं जिनमें से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता है और रियलिटीज नोवेल पेरिस जो कि 1950-51 में आयोजित हुई और एशियन कला प्रदर्शनी ये टोक्यो में आयोजित हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रामकिंकर बैच के चित्रों की प्रदर्शनियां किन स्थानों पर हुई, तो दिल्ली में, कलकत्ता में, पेरिस में और टोक्यो में। ध्यान रखिएगा। आगे समझिएगा इनके पुरस्कार व सम्मानों के बारे में। तो रामकिंकर बैच को देशिकोत्तरम विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया और डी लिट की उपाधि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई। इसके अलावा अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1970 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1970 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया और डीपी राय चौधरी को भी पद्म भूषण पुरस्कार ही मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दोनों आर्टिस्ट क्या हैं? मूर्तिकार हैं और दोनों को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। आगे समझिएगा अगला पॉइंट है यहाँ पर, रामकिंकर बैच सन 1976 में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो निर्वाचित हुए। तो केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो ये कब बने? 1976 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसके अलावा रियलिटीज नोवेल पेरिस तथा इंडियन स्कल्पचर्स एसोसिएशन कलकत्ता के ये सदस्य भी रहे हैं। रामकिंकर बैच 57 साल से अधिक शांति निकेतन में कार्यरत रहे हैं और 3 दशकों तक वे कला भवन के विशिष्ट सदस्य भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट था कि केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब निर्वाचित हुए? तो 1976 में। और आगे हम बात करते हैं इनके मूर्ति शिल्पों के बारे में। तो इनकी पहली मूर्ति है शांथाल परिवार जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगली है यहाँ पर यक्ष यक्षी, सुजाता, कन्या व कुत्ता, दोपहर की विश्रांति में श्रमिक और अनाज की ओसाई। तो ये सब क्या हैं? इनके मूर्ति शिल्प हैं, यानी मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं इनके चित्रों के बारे में। तो मिल पहुंचने की पुकार, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न संध्या, निर्माण और मुर्गे के साथ महिला,
इसके अलावा खेतों में हल चलाते हुए। तो ये इनके चित्र हैं, सारे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स मैंने लगाए हुए हैं। ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं इसका नाम है सांथाल फैमिली, यानी सांथाल परिवार। ठीक है। और आगे देखिएगा, ये जो स्कल्पचर है अनाज की ओसाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रेसर। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है। तो ये कौन सा है? अनाज की ओसाई। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। राम किंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। राम किंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। तो राम किंकर बैज से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, सारे आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा एंड अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।